नमस्कार, छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल पर आपका स्वागत है। हम बातचीत का जो सिलसिला चलाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण लोगों से, कामयाब लोगों से, जिनसे हमको कुछ सीखने मिलता है, ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक पर्वतारोही है याशी जैन। वो छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल की। हालांकि जब लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं मुझको नहीं लगता कि लोग उस पर फतह पाने की सोचते होंगे, लेकिन हम वो याशी से सुनेंगे। मैं तो चढ़ा नहीं हूँ तो मैं अपनी बात क्यों करूँ। नाम याशी जैन, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सपने, तिरंगे को दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों पर फहराना। Hi, she's Yashi. She's all top of the Europe, Mount Elbrus. Congratulations. Good job. Wow. Congratulations. You can say something. How are you feeling? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। याशी जैन से मिलने की कोशिश हम पिछले कई हफ्तों से कर रहे थे। आज उनका रायपुर आना हुआ तो उनसे ये बात हो रही है। उन्होंने पर्वतारोहण के कई मुकाम हासिल किए हैं। कैसे किए हैं? एक जैन परिवार की लड़की, पिताजी बैंक में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहकर वो पढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं। वहाँ से रायगढ़ से एवरेस्ट थोड़ा सा एक अटपटा, अनोखा, अधिक कामयाब मामला लगता है। याशी, आपका बहुत स्वागत है इस थैंक यू कार्यक्रम सो में। मच सर। आपसे मिलने की बहुत समय से हसरत थी, आज मुलाकात हो बिल्कुल पा रही बिल्कुल है। सर। तो जी। मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा कि पहाड़ पर चढ़ना, एवरेस्ट पर जाना, ये पहली बार आपके दिमाग में कब आया? सर जब क्लास 12 की बात करते हैं तो जब मैंने अपनी क्लास 12 कंप्लीट कर ली थी, उस दौरान मैं कुछ एग्ज़ाम्स देने के लिए बिलासपुर रायपुर आया करती थी। तभी मैंने एक मैगज़ीन में अरुणिमा सिन्हा मैम के बारे में पढ़ा था, जिसमें उनका कैसे उन्होंने पर्वतारोहण चुना, क्योंकि वो एक एम्प्यूटी माउंटेनियर है, उनका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक किए हैं। हाँ। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई और तब मुझे पता चला कि पर्वतारोहण कैसे हम शुरू कर सकते हैं खुद। तब फिर मैंने अब सबसे पहले तो अपना कोर्स किया, उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा सपना बनता गया कि मुझे माउंट एवरेस्ट भी करना है। ये कोर्स कहाँ किया आपने? लोगों को, मुझको भी उतने आसानी से नहीं समझ आएगा। जी सर। कौन सा कोर्स था, कितना लंबा था, कहाँ से किया? जी सर, तो ये कोर्स था मेरा, मैंने HMI दार्जिलिंग, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग दार्जिलिंग से किया था। और ये माउंटेनियरिंग के जो कोर्सेज होते हैं ये करीबन 1 महीने के होते हैं। अच्छा। जी, तो मैंने सबसे पहले बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था, जिसमें कि हमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि हम क्लाइंब कैसे करना है, क्लाइंब की टेक्निक्स कैसे होती है, और साथ ही साथ हम वेदर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमें कब समझना है कि वेदर ख़राब होने वाला है और कब हमें सेफ जगह तक पहुंचना है। मतलब कई ऐसी बारीकी से लेके चीज़ें। बुनियादी बातें। जी जी, तो जिससे कि हम एकदम बेस लेवल से सारी चीज़ें सीख पाएँ और हमें समझ में आए कि असलियत में माउंटेनियरिंग क्या होती है और उसमें हमें कैसे अपने आप को मतलब संभाल के रखना है। तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और उसके बाद फिर मैंने अपना एडवांस कोर्स किया, जो कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से किया था मैंने। अच्छा। ये भी करीबन 1 महीने का ही था। और मेरी कोशिश यही रहती थी हमेशा कि जब मेरे वेकेशंस है कॉलेज के, तभी मैं ये कोर्सेज करूँ जिससे कि मेरी छुट्टियों का भी उपयोग हो जाए। हाँ।
जी सर। तो ये करते करते आपके दिमाग में आया कि एवरेस्ट तक जाना चाहिए? जी सर, क्योंकि मैं कहूँगी कि जो भी माउंटेनिंग फील्ड में आता है या किसी ना किसी को भी मतलब अगर वो थोड़ा एडवेंचर में इंटरेस्ट रखता है और अगर उसको शौक है अपन तो आती है और रखती है भी बोलते चले, क्योंकि आपकी हाँ जैसी लड़कियां जी भी जी वहां जा जी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जिनको भी मतलब ऐसे शौक होता है तो वो कभी ना कभी जब पहाड़ों पे या माउंट एवरेस्ट को देखता है, चाहे वो साइट सीन या फोटो में ही देख रहा है, तो उसको मन करता है यार एक बार तो जाना है। तो डेफिनेटली जो पर्वतारोहण के कोर्सेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनका सपना होगा कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें। तो तभी जब मैंने अपने कोर्सेज किए थे तब ये सपना मेरा आ चुका था कि नहीं, मुझे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक तो ज़रूर जाना है, वहाँ अपने सिटी का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने इंडिया का नाम वहाँ तक लेके जाना है। तो जब घर पे आपने बतलाया कि मुझको एवरेस्ट पर जाना है, तो क्या घर के लोगों का रिएक्शन था? घर के लोगों के रिएक्शन में देखा जाए तो मम्मी थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे इतने डिफिकल्ट जगह पे जाएं या खतरे इतना में पड़े। खतरे में पड़े, क्योंकि पर्वतारोहण ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे किस कदम पे आपकी मौत हो सकती है आप नहीं कह सकते। हाथ से बेकाबू हाथ से रहते बहुत जी। तो इसीलिए मतलब मम्मी थोड़ी डरी हुई थी, बट एक तरफ से उनको भरोसा भी था कि बेटी ने कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें डेवलप करी, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम अपने पेरेंट्स को ही भरोसा नहीं दिलाएंगे कि उनकी बेटी किस काबिल है तो वो भी हम पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो वही कोशिश रही। पापा को तो था नहीं, पापा स्ट्रांग थे कि नहीं मेरी बेटी कर सकती है, और शुरू से उनकी थिंकिंग ऐसी ही थी कि मेरी बेटियां कुछ अच्छा और कुछ अलग करके दिखाएंगी, जो एक रेगुलर पेस पे लोग जाते हैं वो नहीं रहेगा। तो वैसा मोटिवेशन मुझे घर से ही मिला, तो शायद इसीलिए मैंने वो सपना देख पाया। तो जब तय कर लिया और घर वालों ने कहा कि ठीक है जाओ, जी, तो उसके बाद से कितना वक्त लगा वहां पहुंचने में? कह सकते हैं सर लगभग मैंने ये 2019 में सोचा था, 19 नहीं 2018 से प्लान था मेरा कि माउंट एवरेस्ट करना है, बट डिसाइडेड नहीं था किस ईयर में जाना है। पहले प्लानिंग थी कि मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा 2019 में, तो उसके बाद मैं 2020 में जाऊंगी। तो लगभग 3 से 4 साल लग गए। फिर 2020 में कोरोना आ गया था, तो उस वजह से एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया। फिर 2021 में मैंने अटेम्प्ट किया था माउंट एवरेस्ट के लिए, बट मौसम खराब होने की वजह से मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया और 8000 मीटर से वापस आना पड़ा। बस 800 मीटर ही वेटिंग था मेरा समिट के लिए। जी, आंखों के सामने दिख रहा था जी सर। तो वो मतलब बहुत ही डिमोटिवेटिंग सिचुएशन भी थी मेरे लिए। तो लेकिन वहाँ से फिर वापस आना पड़ा। फिर मैंने दोबारा तैयारी करी और अभी 2023 में मैंने फिर उसको अचीव किया। हमने एक और माउंटेनियर को इंटरव्यू किया था, चित्रसेन को, आप जानती होंगी, छत्तीसगढ़ के। उन्होंने भी कहा था पहाड़ को कभी चुनौती नहीं देना चाहिए, मौसम को चुनौती नहीं देना चाहिए, अपने को बचा के रखना समझदारी रहती। जी सर। तो वो 800 मीटर का दुस्साहस अगर आप करती तो कोई हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल सर। मतलब मैंने तो वो इंसिडेंट देखा भी है। जब मैं 8000 मीटर, हम उसे कैंप 4 बोलते हैं, उस कैंप में हम पहुंच गए और रात भर हम वेट कर रहे थे कि शायद वेदर सही हो जाएगा तो हम निकलेंगे, बट हमने कोशिश नहीं की क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। पर दूसरे टीम के कुछ मेंबर्स ने कोशिश करी थी वहाँ उस वेदर में निकलने की, और अगले मॉर्निंग जब हम वापस नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे तो हमने देखा कि जो शेरपा लोग थे वो उनकी डेड बॉडी लेके आ रहे थे। जी सर। तो अगर आप पहाड़ के सामने खुद को बड़ा समझेंगे तो फिर पहाड़ आपको आपकी असलियत दिखा देंगे, आपकी हैसियत दिखा देंगे। जी सर, कि आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है उसके सामने। एक तो पहाड़, एक मौसम। जी सर। इन दो से टकराव लेना समझदारी नहीं है। और आप जो कह रही हैं उससे मुझको लगता है कि हर पर्वतारोही इस चीज को समझ जाते हैं। बिल्कुल सर। कोई इक्का दुक्का दुस्साहस करते हैं तो भुगतना पड़ता है। जी सर। अब ये पूछना ठीक है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन कितना महंगा होता है एवरेस्ट पर जाना? जब आपने तय किया कि जाना है, जी सर, कितना खर्च आता है? सर एवरेस्ट में करीबन 28 से 30 लाख तक का खर्च आ जाता है। हाँ जी सर। और ये खर्च इसीलिए इतना होता है, मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नेपाल से हम क्लाइंब करते हैं, हाँ। तो वहाँ की जो नेपाल गवर्नमेंट है, जो हमें पहले परमिट लेना पड़ता है वहाँ की गवर्नमेंट से कि वो हमें परमिशन देगी कि आप हमारे रेंज में माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं। हाँ। तो खाली वो परमिट देने का ही 9 लाख रुपए फीस रहता है सबके लिए, कोई इंडिविजुअली। हाँ, कोई एग्जाम्पशन नहीं सर।
और अच्छा। सबके लिए उतना ही फीस रहता है, और वो फीस आपको हर साल देना पड़ेगा, चाहे आप जितने अटेम्प्ट करें जितना हर अटेम्प्ट बार। हर बार देना पड़ेगा। जी सर। अच्छा। तो 9 लाख रुपए तो फीस में लग जाता है, फिर करीबन 5 से 6 लाख हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं, जो यूज होते हैं वहाँ पे, उसमें लग जाता है। और जो बाकी लगभग 12 से 15 लाख रुपए कंपनी ले लेती है। कंपनी जो असिस्टेंस अवेलेबल कराती जी है, सर, गाइड है, गाइड, शेरपा, खाने का सामान, खाने और का वो सामान। पूरा एक्सपीडिशन 2 महीने का रहता है, तो उसके लिए वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो भी एक बेसिक फैसिलिटी हो सकती है वहाँ पे, रहना, फैसिलिटी नहीं खाना। कहेंगे जी, रहना खाना और शेरपा गाइड, वो सारी चीज़ें, तो उसका वो लोग उतना चार्ज करते हैं, तो उसमें करीबन 28 से 30 लाख का खर्च आ जाता है। तो मैं देख रहा था कि एवरेस्ट पे पहुंच के आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कुछ झंडे वगैरह वहां पर लहरा रही थी। जी सर। तो ये गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था आपका टूर? सर फुली स्पॉन्सर तो नहीं था गवर्नमेंट से, बट हाँ भूपेश बघेल जी ने मुझे कुछ अमाउंट स्पॉन्सर किया था, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं क्राउड फंडिंग भी कर रही थी। हाँ। क्योंकि पूरे इतने सारे फंड इकट्ठा करना और दोबारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। हाँ। तो तब मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और साथ ही साथ ये तो मतलब मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने स्टेट को वहाँ तक बिल्कुल। पहुँचाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं गोधन न्याय योजना का भी लेके गई थी झंडा। हाँ। तो कोशिश यही थी कि वो मतलब वो जो नीति है जो गवर्नमेंट में लाई है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है, और वो हमारे पूरे इंडिया में अप्लाई होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इससे आज जो हमारे किसान हैं उनको भी आमदनी का एक सोर्स मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है जो एक छोटे स्तर पे हम कई बार सोचते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो शायद हमारी गवर्नमेंट वो कोशिश कर रही है। हाँ। तो बस यही मेरा मोटिव था कि मैं वहाँ से बहुत अच्छा। पूरे इंडिया तक वो बात पहुंचा पाऊँ। दूसरा मैंने देखा कि आपने एवरेस्ट पर पहुंचकर जैन धर्म का भी एक झंडा जी सर। फहराया। जी सर। तो जैसे कि मैं जैन धर्म से बिलोंग करती हूँ, तो वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हाँ। मैं अपने धर्म को भी आगे पहुँचाऊँ। तो वही कोशिश थी मेरी। और साथ ही साथ हमारे महावीर भगवान जी जो कहते आ रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, आज अगर हम वो चीज़ को अप्लाई करेंगे तो शायद हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। जो भी हम देख रहे हैं कंट्रीज़ में वॉर वगैरह हो रहे हैं, तो शायद वो सब नहीं होंगे। आप बढ़िया बात बोल रही हैं। मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि जो आप कह रही हैं उसके हिसाब से शायद आप वेजिटेरियन भी हो। जी बिल्कुल सर। जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स रहते हैं, जिनमें बहुत स्टेमिना, बहुत ताकत लगती है, जी सर। बहुत सारे पर्सनल परफॉर्मेंस के खेल भी ऐसे रहते हैं जिसमें लोग मानते हैं कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए नॉन वेज खाना ज़रूरी रहता है। तो क्या माउंटेनियरिंग में भी कोई ऐसी बात रहती है? लोगों ने आपको सजेस्ट किया कि नॉन वेज नहीं खाओगी तो स्टेमिना नहीं आएगा इतना? कई बार जो हमारे जिम के ट्रेनर्स वगैरह होते थे, वो लोग ही बोला करते थे कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आप जिस प्रकार से, क्योंकि मेरा दिन भर का शेड्यूल ही वर्कआउट से घिरा हुआ रहता था, लगभग दिन भर में 8 से 9 घंटे मेरे वर्कआउट ही होते थे। तो ट्रेनर लोग कहा करते थे कि आपको नॉनवेज लेना पड़ेगा, बट मुझे भी मेंटली मैं क्लियर थी कि मैं जो धर्म को आगे ले जा रही हूँ, अगर मैंने उन्हीं के साथ गलत किया तो वो मेरे साथ ही गलत होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि नहीं, कभी उसको अप्लाई नहीं करना। बात सही है कि जो नॉनवेज सोर्सेस है उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है कि वेज सोर्स में भी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, हमें इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा पोर्शंस खाने पड़ेंगे, बट वी कैन मतलब हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकता है। और आजकल तो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह भी इतने ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, आजकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आने लगे हैं, तो पॉसिबिलिटी है हर चीज़ में। तो आप बिना नॉनवेज खाए एवरेस्ट पर हो आई? जी सर। और दूसरे भी अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनकी भी जो सबसे ऊंची पीक थी, जी सर। ऐसे भी शायद 4 अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में आप जाके आई हैं। जी सर। तो अभी तक नॉनवेज की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो सर। इसका मतलब यह है जब एवरेस्ट जीत लिया तो अब क्या बचा है? बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात ये होती है सर, हमें एवरेस्ट अपने दिमाग से जीतना पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि माउंट एवरेस्ट ही बस एक एवरेस्ट है, लेकिन हमारी सोच में भी कई बार हम ऐसे पहाड़ पैदा कर देते हैं जिसे हमें पार करने पड़ते हैं। मुझे तो ये लगता है, जैसे कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं नॉनवेज खाने से ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अगर उस चीज़ से हम मेंटली सोच के वो चीज़ों को जब सोचेंगे तो कई और पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से एवरेस्ट को जीतना होता है। आपकी बात सुनकर शाकाहारी लोग तो बहुत खुश होंगे। जी सर। मैं भी शाकाहारी हूँ, लेकिन मेरी खुशी उससे जुड़ी हुई नहीं है। मेरी खुशी इससे जुड़ी है कि मैं किसी प्राणी को ना मारूं। इससे जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। जी सर।
लेकिन बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो कि नॉन वेज पर चलते हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, जी फिशरीज सर। हैं, गोट्री हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं। वो लोग बड़े निराश होंगे आपकी इस बात सुनकर कि उनके बिना भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। जी सर। और एवरेस्ट पे जाने जैसे जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में या एडवेंचर में गिनाएगा, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी आपने बिना नॉन वेज के कर ली। जी सर। अंडा वगैरह खाया? नहीं सर। वो भी नहीं वो भी खाया, नहीं। उसके भी बिना हो उसके गया, भी बिना हो काम गया। चल गया जी आपका। सर। चलिए, अब मैं थोड़ा सा एवरेस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ कि जहाँ से आप शुरुआत करती हैं, ये तय हो जाता है कि आप एवरेस्ट जा रही हैं, जी सर। वहाँ से लेकर ऊपर झंडा फहराने तक कितना वक्त जाने में लगता है और कितना वक्त उस जगह स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में लगा आपको? ओके सर। तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया करीब करीब 2 महीने लग जाते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए। उसमें उसका शेड्यूल ऐसा होता है जैसे हम लोग काठमांडू से स्टार्ट करते हैं, काठमांडू से फ्लाई करके लुकला जाते हैं जो कि वहीं माउंटेन रेंज में है, और लुकला से फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। लुकला से पहले हम चलते हुए करीब 9 दिन में बेस कैंप पहुंचते हैं, वहाँ कुछ दिन रेस्ट करते हैं बेस कैंप में। एवरेस्ट का जो बेस कैंप होता है वो पूरा ग्लेशियर के ऊपर लगता है। उसके बाद फिर हम एक 6000 मीटर पीक क्लाइम करने के लिए जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो एज अ प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन होता है। दैट इज अनदर पीक, अनदर पीक, दैट इज नॉट एवरेस्ट। नो सर। अच्छा। ये बस इसलिए जाते हैं, ये 6000 मीटर का पीक, जिससे कि हमारी बॉडी उस एटमॉस्फेयर में कैसे रिएक्ट कर रही है, एक्लिमेटाइज हो जाए और स्टेमिना जज हो जाए। जी सर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं लो एल्टीट्यूड में या ज़मीनी स्तर पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट हो। तो इसीलिए एक 6000 मीटर पीक हम अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी कैसे वहाँ से एडजस्ट हो रही है, कितना एडजस्ट हो जी रही सर। है। फिर हम वापस आते हैं बेस कैंप। इसमें ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं क्या ये 6000 जाते आते, कुछ लोग जो नहीं कर पाए? जी सर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती है, और या वो एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन ही हम करते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि हम एडजस्ट हो सकते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं लेते? जी, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं लेते, नेचुरल ब्रीदिंग से ही जी, काम नेचुरल चलाते ब्रीथिंग से ही काम चलता है। तो कई लोगों के साथ होती है ऐसी दिक्कतें कि वो नहीं कर पाते हैं उसको भी, तो वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम बेस कैंप आते हैं, बेस कैंप में कुछ दिन रेस्ट करते हैं। फिर हमारा स्टार्ट होता है रोटेशन। रोटेशन यानी कि जैसे एवरेस्ट बेस कैंप से लेके समिट तक के बीच में 4 कैंप्स हैं, कैंप 1, कैंप 2। समिट को एक्सप्लेन करना होगा आपको, हर कोई बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसको जी लास्ट में, इसके बाद में नहीं, अभी लोग समिट के बारे में सोचेंगे क्या समिट है जी, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये बताती हूँ। जैसे कि फिर हम बेस कैंप के बाद हमारा रोटेशन स्टार्ट करते हैं। रोटेशन का मतलब ये होता है कि हम बेस कैंप से स्टार्ट करके एक रात कैंप 1 में रुकेंगे, एक रात कैंप 1 में रुके, फिर अगले दिन हम कैंप 2 जाएंगे। कैंप 2 करीबन 6400 मीटर पे है। ये क्या हाइट गेन करते रहते हैं? जी, हाइट गेन करते हैं कैंप्स की, तो जिससे कि ऑक्सीजन कम होते जाती है। जी, ऑक्सीजन कम होते जाती है। उसके बाद कोशिश ये रहती है कि हम हर एटमॉस्फेयर में रुकें। जैसे कि 6400 तक हम पहुंचे, वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। उसके बाद उसमें भी हमारी बॉडी अडॉप्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अडॉप्ट कर रही है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि जब हम समिट पुश के लिए जाएंगे तो वो हमारे लिए हेल्प करेगा। तो जब हम कैंप 2 पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम कैंप 3 तक बस ग्राउंड टच करके ऑलमोस्ट 7000 मीटर टच करके फिर हम वापस कैंप 2 आ जाते हैं। फिर नाइट स्टे करके वापस बेस कैंप आ जाते हैं। तो ये हमारा होता है रोटेशन। इसमें करीब अच्छा, ये जाके फिर वापस आ रहे हैं कि हम हाई एल्टीट्यूड में रुक के फिर लो एल्टीट्यूड आ रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन की भी आदत लगे, और फिर जब हम मतलब हाई ऑक्सीजन लेवल पे आ रहे हैं तो हमारी बॉडी रिकवर भी कर पाए। तो कोशिश ये रहती है कि हम हाई मतलब लो ऑक्सीजन से हाई ऑक्सीजन लेवल पे आ जाएं। ये हमारा रोटेशन हो गया। फिर हम वेट करते हैं अच्छे वेदर का। हम वेदर फोरकास्ट वगैरह देखते रहते हैं कि कब हम एवरेस्ट टॉप समिट के लिए पुश कर सकते हैं। फिर जैसे कि मेरा 17 मई को समिट हुआ, तो हमको डेट्स पता चली कि 17 मई को और 18 मई को वेदर बहुत अच्छा है, तो हम अब उसके लिए अटेम्प्ट करेंगे। तो उससे करीब 4 दिन पहले हम समिट पुश के लिए निकल जाते हैं। तो उसके लिए फिर वही रहता है, एक दिन हम कैंप 1 में रुकते हैं, फिर कैंप 2 रुकते हैं, फिर कैंप 3, फिर कैंप 4 रुकते हैं। कैंप 4 से फाइनल पुश होता है समिट के लिए, टॉप ऑफ द एवरेस्ट के लिए। तो इसमें पूरे 4 दिन लगते हैं। फिर हम जो कैंप 4 से समिट, कैंप 4 का भी ऐसा रहता है कि हमने जब कैंप 3 से स्टार्ट किया, करीब हम सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं कैंप 3 से, और
कैंप 4 पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर के 3 या 4 बज जाते हैं। ठीक। लगभग ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद बस 2-3 घंटे हम रेस्ट लेते हैं। शाम को 7 बजे तक फिर हम निकल जाते हैं समिट के लिए। शाम को? जी सर। तो अंधेरा नहीं रहता है जी वहाँ? सर, कई मतलब अंधेरे में इसीलिए निकलते हैं हम लोग, हेड टॉर्च अपनी यूज करते हैं, हेड टॉर्च। और अंधेरे में इसलिए निकलते हैं कि क्या होता है कि रात को वेदर बहुत शांत होता है, मतलब वेदर उतना खराब नहीं होता। अच्छा। जी। और बोला जाता है कि पहाड़ों पे दोपहर 2 बजे के बाद में बहुत ड्रास्टिकली वेदर चेंज होता है। तो इसीलिए कोशिश ये रहती है कि हम जितना जल्दी निकलेंगे रात में, उतना जल्दी फिर हम सेफली बैक कैंप में आ पाएंगे। तो इसलिए कोशिश रहती है कि हम रात में ही निकलें। तो उसके बाद हम समिट पुश के लिए निकलते हैं और लगभग 12 से 14 घंटे समिट तक पहुंचने के लिए रखते हैं। और जैसे कि आपने बताया समिट के बारे में मैं बताऊं, समिट मतलब कि जो टॉप ऑफ द माउंटेन है उसको हम समिट कहते हैं। समिट बेसिकली जो टॉप ऑफ द माउंटेन है, जो पीक है, जो हम टॉप पे पहुंच रहे हैं, उसको हम समिट कहते हैं। और वहां तक पहुंचने में लगभग हमें जैसे 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। अच्छा। तो कोशिश यही रहती है कि हम रात में ही निकले। ये 10 से 12 घंटे पूरे रात के 8 घंटे इस्तेमाल कर लेते हैं? जी सर, पूरी रात। जैसे हम शाम को 7 बजे तो निकले। बॉडी क्लॉक को भी रीएडजस्ट करना पड़ता है क्या, कि नहीं जरूरत रहती? सर उस पॉइंट पे बॉडी क्लॉक को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, बट कह सकते हैं कि हमें उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से या उस टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेना पड़ता है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर हमने तब नहीं किया अटेम्प्ट तो फिर हमारी लाइफ रिस्क हो सकती है। अच्छा जी। तो यही होता है कि जो समिट पुश के जो हमारे 6 दिन होते हैं वो इतने ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं या इतने ज़्यादा टायरिंग हो जाते हैं कि बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है। क्योंकि जहाँ आप रात में सो नहीं रहे हैं, बस आप 1-2 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये चीज़ मैंने महसूस करी जब मैं वापस आ गई थी, तो मुझे अपनी बॉडी की वीकनेस फील हो पा रही थी कि मैंने जो समिट पुश किया है, स्पेशली जो 6 दिन मेरे रहे हैं समिट तक के, उसमें बॉडी पूरी खत्म हो जाती है। ये सबसे एक्सट्रीम रहता है? जी सर। ये 6 दिन? ये 6 दिन। तो जैसे रात को आपने, शाम को आपने कहा शुरू कर दिया चढ़ना, तो वो क्या 10-12 घंटे की चढ़ाई रहती है? जी सर। लगातार? जी सर। कुछ हम बीच में मतलब ऑक्सीजन चेंज करने के लिए रेस्ट ले लेते हैं, या कुछ खाने पीने के लिए हम रेस्ट ले लेते हैं। जी। खाते क्या हैं वहाँ पर? खाने के लिए तो सर कोशिश ये रहती है कि जब हम ट्रैक करें या कोई भी पार्ट है, हमारे पास हमारे बेसिक जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कुछ गोंद के लड्डू होते हैं। मैं वॉल्यूम कम रहे बट एनर्जी ज्यादा। जी सर। और आजकल तो एनर्जी जेल्स वगैरह भी आते हैं, वो बहुत ही इजी टू ईट फूड रहते हैं कि डायरेक्टली आप बस उन्हें खा लीजिए, और वो एनर्जी भी बहुत देते हैं। तो मैंने अपने समिट के टाइम पे एनर्जी जेल्स वगैरह यूज़ करी थी, और वो बहुत हेल्पफुल भी रही मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने शेरपा को कह दिया था कि दाई आप मुझे हर 1 घंटे में खिलाते रहिएगा या पानी भी देते रहिएगा। वो मेरा मतलब सपोर्ट उन्होंने किया था। हर पर्वतारोही के लिए एक डेडिकेटेड शेरपा रहते हैं? जी सर। जो आपका एक्सेस बैगेज लेकर चलेंगे? नहीं सर, एक्सेस बैगेज नहीं। हमारे लिए वो एक 2 ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा कैरी करते हैं। जी जी। और जो बेसिक सामान, 1 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी वाटर बॉटल्स और कुछ खाने पीने का सामान, एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह, वो सारी चीजें हम खुद कैरी करते हैं। कुछ चीजें आप खुद भी कैरी करते हैं? जी सर। तो ये जो रात को, शाम को आप लोग निकले वहां से कि अब तो कल एवरेस्ट पे झंडा फहराना ही है जी, वो शाम को निकलने के कितने घंटे बाद आप ऊपर पहुंची? करीबन मैं सुबह 6 बजे पहुंच गई थी समिट पे। रात भर में? समिट का मतलब जो एवरेस्ट टॉप है वो? जी। तो वो टॉप है कितना बड़ा? बहुत ही छोटा कह सकते हैं सर, कि वहाँ पे मतलब वो पूरा ऐसा स्लोप में है, और जो ये टॉप वाला पार्ट है वो इतना छोटा है कि बस एक ही आदमी खड़े हो सकता है एक बार में, एक व्यक्ति। जी। भले यहाँ पे लाइन लग सकती है, बट इस टॉप पे एक बार में एक ही व्यक्ति खड़े हो सकता है। अगर लाइन लगी हुई है तो आपको ज्यादा वक्त वहाँ खड़े नहीं रहने मिलता? हाँ, मतलब जो यहाँ पे है हमें बारी बारी से ही जाना पड़ता है, क्योंकि फोटो खिंचवानी है सबको टॉप पे जाके। तो हम बस वही कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी हो पाए। तो कितना, 1, 2, 3 मिनट उतना? नहीं सर, करीब हर एक व्यक्ति को लगभग
आधा घंटे का टाइम मिल जाता है ऊपर टॉप हाँ मतलब वो लाइन में खड़ा होना भी काउंट हो रहा है और वहाँ टॉप पे जाके फोटो खिंचवाने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट 5 से 10 मिनट जी फोटो वीडियोस वो सारी चीजों के लिए फिर आप थोड़ा साइड में आके भी अपने लिए वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। हिंदुस्तान के बिजी मंदिरों जैसा नहीं है जहाँ दर्शन के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड मिलते हैं बाद में धकेल देते हैं। नहीं सर वैसा नहीं है, उससे बेहतर है जी सर आप एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे जाके समिट। एक बार में एक ही पहुंच के खड़े रह सकते हैं हाँ फ्लैग सर लेकर। वहाँ पे टॉप में जो है जो एरिया है मेनली वहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं जैसे नेपाली फ्लैग वगैरह अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग और वहाँ पे एक शिवाजी महाराज की एक मूर्ति भी रखी हुई है किसी क्लाइंबर ने वहाँ पे मतलब समिट पे रखी थी तो वो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वो समिट है और साथ ही साथ जो वहाँ से व्यू दिखता है वो सारी चीजें तो आपने चारों तरफ की तस्वीरें खींची वहां से कि आप फोटोग्राफी की हालत में नहीं रहती? सर मैंने स्पेशली बस अपने फ्लैग्स जो भी मैं लेके गई थी अपने इंडिया का फ्लैग सबसे पहले फ्लैग्स के साथ फोटो लिया और उसके बाद थोड़ा ही छोटे मोटे वीडियोस हैं मेरे पास क्योंकि उस पॉइंट पे जब मैं पहुंची थी समिट पे तो वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और पूरा वाइट आउट हो गया था जी सर। तो उस पॉइंट पे मेरी कोशिश बस यही थी कि मैं सेफली समिट हो गया है अब मुझे पता है मेरा समिट हो गया बट समिट से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है सेफली वापस आना। रिकॉर्ड लेके खुद भी लौटूं जी खुद भी लौटना जरूरी है नहीं तो रिकॉर्ड भर लौटता हाँ जी सर तो बस यही दिमाग में था और वहाँ का टेम्परेचर था लगभग -35 डिग्री तो उस पॉइंट पे अगर मैं वीडियो लेने के लिए ज़्यादा देर रुकती या अपने ग्लव्स उतारती फ़ोन निकालने के लिए तो मेरी उंगलियां फ्रीज हो जाती फ्रॉस्ट बाइट हो जाता जी सर जो कि ज़्यादा दर्दनाक है कि समिट तो हो गया लेकिन उंगलियां गवा के आ गई जी। तो ये आपकी तस्वीरें और वीडियो किसने शेरपा जो थे साथ जी शेरपा जो थे उन्होंने खींची थी जी। आपका ग्रुप जो था ये कितना बड़ा था? हम लोग का करीबन वैसे 12 लोगों का ग्रुप था बट समिट तक बस हम 5 लोग ही पहुंचे थे बाकी लोग नहीं पहुंच पाए नहीं थे। कुछ लोग डर गए थे कुछ लोग हिम्मत हार गए थे कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी जी सर। उतना करीब पहुंचकर जी सर 1 दिन 2 दिन ही रह गया था चढ़ने में और नहीं कर पाए जी सर। बड़े हौसले की बात है बड़ा अच्छा। और दूसरा मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा था एक रिकॉर्ड आपके नाम पे है कि एवरेस्ट पे पहुंचने के 26 घंटे के भीतर जी आपने एक कोई और पीक वहां पर किया जो रिकॉर्ड आप ही के नाम पे है यंगेस्ट का जी सर कि हिंदुस्तान से सबसे कम उम्र की आप ही हैं जी सर जिन्होंने 26 घंटे में वो 2 पहाड़ियां जीती 2 पहाड़ जीते। हाँ सर। तो दूसरा कौन सा है वो? हाँ सर तो जो दूसरा माउंटेन है वो है माउंट लोत्से जो कि वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है और जैसे कि एवरेस्ट फर्स्ट हाईएस्ट है तो 4थे नंबर पे माउंट लोत्से आता है। तो मैंने वो दोनों माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को 26 घंटे के अंदर किया था। तो उसके लिए आपको नीचे वापस आना पड़ा कुछ दूरी पे? जी सर कुछ दूरी तक मुझे वापस आना पड़ा फिर उधर मैंने उसको क्लाइंब किया। तो बस ऐसा था कि मैंने एवरेस्ट सबमिट कर लिया एवरेस्ट सबमिट करके मैं एवरेस्ट के कैंप 4 वापस आई वहाँ 1-2 घंटा रेस्ट किया फिर हम रात में करीबन 8-9 बजे तक कैंप 4 से निकल गए थे और फिर हम लोत्से के क्लाइंब के लिए स्टार्ट कर दिया था। वो कितना घंटा लगा उसमें? उसमें भी करीब से करीब 8 से 9 घंटे लग गए थे क्लाइंब करने के लिए। तो ये ऐसा मैंने सुना हुआ नहीं है पहले का करते जरूर होंगे लोग लेकिन मेरा पढ़ना सीमित है मुझको उतना मालूम नहीं है। तो ये आपको क्या सूझी कि है ऐसा 2 को एक साथ करने का एक रिकॉर्ड बनाना है? बस सर मन में था कि एवरेस्ट करना डेफिनेटली एक मेंटल बेयर को ब्रेक करने वाली बात है बट साथ ही साथ मन में ऐसा था कि माउंट लोत्से भी करना है कि लोगों को दिखाना है कि शायद जो आज लोग लड़कियों को कम समझते हैं या उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती तो शायद वो उनके लिए एक मेंटल बैरियर ब्रेक करने वाली बात होगी। तो कोशिश यही थी और साथ ही साथ मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं जो पहले नहीं किया है किसी ने। तो बस वही कोशिश थी और मैं तो कहूंगी कि ये जो मैंने लोत्से किया वो मैं कहूंगी कि वो मैंने बस अपने पापा के लिए किया मेरे मम्मी के लिए किया क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं ये भी करूं क्योंकि एवरेस्ट के बाद में दूसरे पीक के लिए जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी बट साथ ही साथ क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है कि बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है उसके बाद दूसरे पीक क्लाइंब करने के लिए आपको ताकत नहीं बच पाती है बट मैं कहूँगी कि मैंने ये गेम पूरा मेंटल लेवल पे ही जीता है क्योंकि अगर मैंने एक बार यहाँ से सोच लिया तो
मैं खुद की भी नहीं सुनती। तो फिर पैर चलने लगते पैर हैं। चलने लगते हैं जी सर। ये बताइए मुझको, जो 12 लोगों का आपका ग्रुप जो था उसमें लड़कियां कितनी थी? सर मैं अकेली लड़की आप थी। अकेली थी? जी और जो शेरपा जो जाते हैं इनमें भी महिलाएं भी रहती हैं क्या? जी सर, महिलाएं भी रहती हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग शेरपाज होते हैं ठीक, जी। यानी महिलाएं स्टेमिना में कहीं कम नहीं है। बिल्कुल सर। शेरपा महिलाएं जो हैं वो हाँ। भी पूरा एवरेस्ट तक जाती हैं। जी सर। तो ये जो आखिरी में जाने का जो मौका मिलता है फोटो खिंचाने का ऊपर, तो जो शेरपा आपके साथ हैं ये लोग भी वहां तक जाते हैं? जी सर, वो तो पूरा समिट तक ही जाते हैं हमारे साथ, वो भी फोटोज वगैरह लेते तो हैं। उनके रिकॉर्ड में भी दर्ज होता है कि जी सर। ये 80 बार या 40 बार या 20 बार जा चुके जी हैं सर। ऐसा। ये शेरपा लोगों का क्या रिकॉर्ड रहता होगा? मैक्सिमम कितने बार गए हुए अभी लोग जो होंगे? मैक्सिमम है, एक कामिनीता शेरपा है, उन्होंने 28 टाइम्स क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को जी। तो क्या मैं उससे 80 ज्यादा 40 बोलते हुए सोच रहा था कि शायद मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो सर 70 साल ही हुए हैं एवरेस्ट को, जो पहली बार टेंजिंग नॉर्वे हाँ। ने और एडमंड हिलेरी हाँ। ने किया था क्लाइम, हाँ। उसको 70 साल हुए। इस बार 70th ये एनिवर्सरी थी हिंदुस्तान की आजादी के करीब करीब 5 कदम पीछे ही चल रहा जी, है वो जी। रिकॉर्ड। जी। अब मुझको एक बात आप बताइए, उसके बाद आप अलग अलग उपमहाद्वीपों में जाकर आपने 3 या 4 और पहाड़ ऐसे जी सर। फतेह किए, उनका क्या सिग्निफिकेंस था? उनका सिग्निफिकेंस था, मैं बताना चाहूँगी कौन कौन से कंट्री में मैंने किए जी। हैं। मैंने यूरोप में किया है माउंट एल्ब्रस, और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, और अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में माउंट एकोंकागुआ। ये 3 कंट्री, और एशिया का अपना माउंट एवरेस्ट, हाँ। ये फतेह किया है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि हर माउंटेन्स बहुत ही डिफरेंट था एक दूसरे से, सबकी हाइट अलग थी, और सब की डिफ़िकल्टी लेवल अलग थी। और साथ ही साथ जब दूसरे कंट्री में गई, तो जब वहाँ के कल्चर्स के बारे में सीखा, जाना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कह सकते हैं कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं या उनको जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनके कल्चर्स को जानते हैं, फिर एट द एंड हमें अपने इंडिया का कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है जी। कहीं पे लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम रहा है इन देशों में आपको? थोड़ी बहुत, बट ऐसा था कि जिन लोगों से हमारा मिलना होता था वो उनको काम इंग्लिश, चलाऊ अंग्रेजी जी, जानते थे इंग्लिश वो। जानते थे वो। और दूसरा जो आपका मिशन है उसकी वोकैबुलरी भी लिमिटेड होगी जी। आपको लिटरेचर और कल्चर डिस्कस नहीं करना नहीं, है जी उनसे, सर। तो इसलिए काम चल जी जाता जी, था। और उनको इतनी इंग्लिश आती थी कि हमारी जो भी बातें होती थी वो आसानी से हो सकती थी। तो ये कितने कितने दिन के थे ये बाकी मिशन? तो सर जो मेरा यूरोप वाला एक्सपीडिशन था वो करीबन 7 दिन का था, और जो अफ्रीका वाला था वो करीबन 10 दिन का था, और जो मैंने अर्जेंटीना में किया है वो करीबन 15 दिन का था। तो हर माउंटेन का टेरेन, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं, हाइट अलग होती हैं, तो कोई उसमें वहाँ की लोकल बेसिक ट्रेनिंग आपको लेनी होती है वहाँ के टेरेन के बारे में? नहीं सर, हमें पहले से स्टडी करनी होती है कि वो माउंटेन ठीक, कैसा है या ठीक। उसमें कितने दिन लगेंगे। तो वहाँ पहुँचे बिना भी आप वो स्टडी कर जी सकती सर, हैं जी यहाँ से? जी फिर आपको वहाँ प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ती है जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह चले जी, साथ जो में। हमारे लिए सपोर्ट भी रहे और हमारे एक्सपीडिशंस जो को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर कर रहते सकते हैं हैं जी। तो वो लोग करते हैं जी वहाँ सर। पर। एक चीज मुझको ये बताइए, माउंटेनियरिंग में ओवरऑल, चूंकि आपने पढ़ा होगा इसको बहुत सारा, इसमें जेंडर प्रपोर्शन क्या है? अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो शायद मेल मेंबर्स ज़्यादा हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि अगर मेल इज टू फीमेल का रेशियो देखा जाए तो 3:1 का रेशियो हो सकता है। 3 आदमी है, हाँ, एक महिला ऐसा। है जी सर। और अगर फॉरेन लेवल पे देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा आगे है कि शायद उसमें कोई काउंट नहीं है मेल या फीमेल का। हर कोई बहुत एक्टिव है और बहुत इंटरेस्ट के साथ है। कोई याद तो भी नहीं रखते होंगे कि कितने लड़के हैं, कितनी जी, 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 लड़कियां हैं, सर। इतना कॉमन हो गया कॉमन हो गया है जी सर। ये आपके 2 पिन मुझको दिख रहे हैं कोट पे, ये कौन से हैं? तो सर जब मैंने मेरा कोर्स किया था, हाँ। तो उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद में उसकी भी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, तो हमें अच्छा। ये बैच दिया जाता है। ये माउंटेनियरिंग के कोर्स वाले बैचेस जी, कोर्स हैं वाले ये। बैचेस हैं। और एवरेस्ट जो लोग जीत कर आते हैं उनको कोई बैच नहीं मिलता नेपाल गवर्नमेंट नहीं की सर, तरफ से? उनके लिए वैसा कुछ बैच नहीं योर है। फोटो इज द ओनली ओनली एविडेंस, एविडेंस, यस सर। ऐसा। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एक से ज्यादा बार भी एवरेस्ट पर जाते हैं,
उनका क्या रहता है? उनको मोहब्बत हो जाती है एवरेस्ट से, उस थ्रिल से, कि वो एक रिकॉर्ड बनाने के लिए दोबारा जाते हैं, कि कोई काम नहीं रहता है तो घूमने चले जाते हैं? क्या रहता नहीं है? सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम नहीं है तो घूमने चले गए, क्योंकि कोई भी इंसान 30 लाख रुपए हर बार नहीं दे सकता है। बट यही रहता है कि जैसे कि अगर किसी ने एक बार कर लिया, वो दोबारा जा रहा है, तो मेनली उनके दिमाग में यही रहता है कि कुछ और नया रिकॉर्ड बनाना है। या कई बार टाइम लोग का। टाइम का, या फिर कई बार लोग ये भी कोशिश करते हैं कि वो विदाउट ऑक्सीजन भी एवरेस्ट ट्राई हाँ, करें। हाँ। जी, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, उसको वो ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या किस लेवल तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में रहती है, तो शायद इसीलिए लोग दोबारा दोबारा जाते हैं। कई लोगों का मैं हौसला देखता हूँ कि दोनों पैर नहीं है, चले गए। कुछ लोग जो देख नहीं सकते हैं, छड़ी लेकर चलते हैं, जी, वो लोग भी चले जाते हैं वहाँ पर। तो ये जो लोग जिनके पैर हैं, जिनकी आंखें हैं, इनके मुकाबले कई गुना हौसला उनका लगता होगा। डेफिनेटली सर। ऐसे किसी से आपकी मुलाकात हुई कभी आते जाते रास्ते में? जी सर, अभी ही इस साल जब मैं लोत्स सबमिट करके वापस आ रही थी नीचे, तो एक मुझे एग्जैक्टली उनकी पता तो नहीं, बट वो नेपाल से ही थे, और शायद नेपाल के किसी आर्मी या किसी डिफेंस फोर्सेस में ही थे वो, और उसी दौरान उनके पैर कट गए थे, और उनके शायद घुटने के ऊपर तक के पैर नहीं थे। तो वो भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए आ रहे थे, और शायद वो जिस स्पीड में चल रहे थे, मुझे तो ये फील हो रहा था कि एक आम आदमी भी उतने स्पीड में नहीं चल सकता। ऐसा? जी सर, और मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था मेरे लिए उनको देखना कि हमें क्या लगता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, बट वो एक रियल एग्जाम्पल थे कि उनके पास पैर नहीं होने के बावजूद भी वो इतनी टफ चीज़ चूज कर सकते हैं और उसको फतेह करने का सोच रहे हैं। तो वो बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए। मुझको ध्यान है, मैं मिलिट्री के साथ वार करस्पॉन्डेंट्स कोर्स से ट्रेनिंग ले रहा था। जी, बहुत पुरानी बात है, मैं 20 बरस का था। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के साथ हम ट्रेनिंग ले रहे थे। जब आर्मी के साथ ट्रेनिंग चल रही थी हमारी कि वार रिपोर्टिंग कैसे की जाए, उस वक्त एक लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज, आगे का नाम मैं भूल रहा हूँ, पंकज नाम था उनका फर्स्ट नेम, उनके दोनों पैर कटे हुए थे घुटने के ऊपर से, डबल एम्प्यूटेड थे। ओके। तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, स्विमिंग करते थे, टैंक पे चढ़ना है तो चढ़ जाते थे। ऐसा एक भी काम नहीं था जो वो नहीं कर पाते थे। और 15 दिन हमारे ट्रेनिंग में, हमारे ट्रेनिंग के इंचार्ज थे वो। अच्छा। तो 15 दिन मैंने करीब से देखा हुआ है। उनके चलने में हल्का सा लिम्प जरूर था, लेकिन दिन भर जितना काम करके वहाँ हम थकते थे वो उससे कम थकते थे। वाओ। हाँ, तो ये देखा हुआ है मेरा। अब आगे आपका क्या इरादा है? कुछ और पहाड़ बचे हुए हैं? जी सर, जैसे वो मेरा मिशन है कि 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक करना है, तो अभी 3 कॉन्टिनेंट बचे हुए हैं। जी। कौन कौन से हैं वो? वो ऑस्ट्रेलिया का है, और अंटार्कटिका का है, और नॉर्थ अमेरिका का है। ये बर्फ वाले नहीं है जितना आपने बाद में गिनाया? नहीं सर, बहुत ज्यादा बर्फ वाले हैं, क्योंकि अंटार्कटिका तो, अच्छा, अंटार्कटिका तो ठीक है। हाँ। जी, और जो नॉर्थ अमेरिका में है वो भी है अलास्का रेंज में, तो वहाँ की वेदर कंडीशन, वहाँ के माउंटेन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है वहाँ सरवाइव करना। तो और जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो इजी माउंटेन है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2500 मीटर्स का ही है, लेकिन वो उस एक कॉन्टिनेंट को कवर करने के लिए है। जी सर। ये जितने आपने गिनाए मुझको, तमाम कॉन्टिनेंट के अलग अलग सबसे ऊंचे, शायद सबसे डिफ़िकल्ट, इनमें दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट किसको माना जाता है? एवरेस्ट चलिए सबसे ऊंचा है, लोगों की ख्वाहिश रहती है, लेकिन सबसे मुश्किल कौन सा है? सर, मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है वो, क्योंकि माउंटेन्स कभी भी सेम नहीं होते, और पता ज़रूरी नहीं आपने जो एक्सपीरियंस किया वो सेम एक्सपीरियंस मैं करूं। जैसे कि जब मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट करने गई, तो मेरे लिए सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव थी, या सारी चीज़ें होती गई, इजीली तो नहीं, बट एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स मेरे लिए वो इजीली होते गया। मौसम सिंह को हो गया। सर, कोई हादसा जी सर, कोई नहीं हुआ। मतलब यहाँ तक कि मैंने 2 पीक कर ली, बट मुझे फ्रॉस्ट बाइट नहीं हुई, जहाँ की लोगों को अकेले एवरेस्ट करने में ही फ्रॉस्ट बाइट हो जाती थी। तो मेरा तो ये मानना है कि हर माउंटेन्स
हर पर्सन के लिए अलग अलग टाइम के लिए डिफरेंट हो सकता है, तो उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन जो जो माउंटेनियर्स हैं जो हाँ। हैं, उनकी जुबान में आम लोग किसको मानते हैं सबसे मुश्किल? माउंट एवरेस्ट को ही ज़्यादा मुश्किल मानेंगे ऐसा? जी, क्योंकि जो वो आप 8,000 already कर चुकी हैं। जी सर। अब और उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो डिफिकल्ट है ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के जो माउंटेन्स है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वेदर कंडीशन बहुत ही कभी भी चेंज हो सकती है। हम ब्लिज़र्ड में फंस जाते हैं 7 से 10 दिन के लिए, कोई पता नहीं होता है वेदर कब सही होगा। तो वही है, हर माउंटेन्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये बताइए, आपके ग्रुप में से कुछ लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, एक दिन नीचे रह गए जी। और नहीं चढ़ सके। जब लौट के आई तो उन लोगों से किसी से बात मुलाकात आपकी हो पाई? हाँ सर, मेरी मुलाकात हुई थी उन लोगों से, और उनके मन में मतलब मैं कहूँगी कि ऐसा कोई रिग्रेट नहीं था। हाँ। कि वो नहीं कर पाए। अच्छा, उनको जी। लग रहा था जितना हमसे बना जितना हमने हमसे किया। बना हमने किया। हाँ। और मेन बात ये थी कि उनके लिए लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। तो शायद अगर जिंदगी है तो फिर जिंदगी कभी है कर तो फिर सकते हैं। कभी कर सकते हैं। सेम कंडीशन मेरी 2021 में थी। हाँ। मैं निराश जरूर थी कि मेरा समिट नहीं हुआ, बट साथ ही साथ दिमाग में ये भी था कि हाँ। लाइफ है तो अभी नहीं तो आगे तो मैं जरूर कर सकती हूँ। बिल्कुल। अगर लाइफ ही नहीं बचती तो सपने ही अधूरे रह जाते। बिल्कुल। जी। अब एक चीज मुझको बतलाइए कि यहाँ लौट कर जब आई हैं आप, कुछ महीने हो गए हैं, आपको क्वेरीज मिलती हैं कहीं कहीं से? लोग गाइडेंस के लिए ईमेल करते हैं या फ़ोन करते हैं कि हम भी करना चाहते हैं, क्या करें, कहाँ से शुरू करें, क्या डिफ़िकल्टी आती है, पैसे कैसे अरेंज करते हैं, क्राउड फंडिंग क्या होती है? यानी एक रिसोर्स पर्सन की तरह आपको काम करना पड़ता है लोगों के लिए। बिल्कुल सर, मतलब मेरी कोशिश यही रहती कि अब जो चीज़ मैं अचीव कर लिया तो मैं अपने एक्सपीरियंस से नए लोगों को बता पाऊँ कि ये फील्ड क्या है, और साथ ही साथ मैं उनको गाइड कर पाऊँ कि वो इस फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो वो कैसे कोशिश कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जो भी मुझसे कुछ पूछ रहा है या कुछ नॉलेज जानना चाहता है, मैं उन तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ और वो भी अचीव कर सके जो वो करना चाहते हैं। क्राउड फंडिंग का आपका क्या तजुर्बा रहा? क्राउड फंडिंग सर, मैंने पहली बार ही क्राउड फंडिंग किया था और मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल पाएगा। ऐसा? मैंने कम से कम 20 लाख के लिए वैसे फंड रेस किया था, और मेरे फ्रेंड्स से, मेरे कम्युनिटी से, मेरे रायगढ़ सिटी से करीब 12 लाख तक का मैंने क्राउड फंड इकट्ठा किया था। ऐसा? जी सर। तो और सबसे मतलब दिल को छूने वाली बात तो ये थी कि जब मेरे फ्रेंड्स शेयर करते थे और उनके जो फ्रेंड्स हैं या जिनको मैं नहीं भी जान रही हूँ, जब उन लोगों ने मेरे क्राउड फंडिंग में सपोर्ट किया तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देख के मैं बहुत खुश हुई थी कि जो मुझे नहीं जानता है वो भी मेरे इस ड्रीम के लिए सपोर्ट कर रहा है। बैंक अकाउंट में आते रहता था पैसा ये? जी सर, मेरे गूगल पे में, या फिर मैंने मिलाप एक साइट का यूज़ किया था जो कि फंड रेजिंग के लिए साइट रहती है, जहाँ पे लोग फंड अपना जो भी उनको अमाउंट डोनेट करना है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे गूगल पे वगैरह भी मैंने अपने नंबर शेयर किए थे तो वो लोग वहाँ भेज देते थे। इसमें टैक्स इन्वॉल्व होता है क्या ऐसी क्राउड फंडिंग में? नहीं सर, इसमें टैक्स तो इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो मैं नहीं कहूँगी कि वो मेरा अर्न किया हुआ पैसा है, तो इसीलिए उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा? चलिए, आपने बड़े हौसले का काम किया, मुझको बड़ी खुशी है। एवरेस्ट से जाकर झंडा फहराकर लौटने वाले किसी पहले इंसान से मेरी मुलाकात है। लोग बहुत सारे होंगे ऐसे। जी सर। लेकिन मुझको पहली बार किसी से बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं एवरेस्ट पर तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। बिल्कुल सर। बहुत बधाई आपको, और बचे हुए 3 कॉन्टिनेंट भी आप पूरा करके आइए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, फिर हम बहुत ही मिलेंगे। अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात सर। करके। नमस्कार। आपने देखा कि मैं एवरेस्ट पर तो नहीं जा पाया, मैंने कभी तैयारी भी नहीं की, सपना भी नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने एवरेस्ट पर जाकर हिंदुस्तान का झंडा फहराया, जिन्होंने वहां जाकर अपने धर्म का झंडा फहराया, अपने प्रदेश का झंडा फहराया, मैं उनसे हाथ जरूर मिला सकता हूँ। कई बार कहते हैं कि स्टार डस्ट लग जाता है, ऐसे सितारों की धूल जो है वो लग जाती है ऐसे हाथों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझको याशी से कुछ हौसला मिलेगा, कुछ एक मुझको इंसाइट मिलेगा कि बड़ी ऊंची मंजिल कैसे तय की जाए, कैसे एक हौसला बनाया जाए वहाँ तक पहुँचने का। और मुझको पूरा भरोसा है कि आप लोगों को भी इस बातचीत को सुनकर, और ख़ासकर आपकी नई पीढ़ी अगर है जिसके लिए आज मोबाइल का नया मॉडल
नई जीन्स, नए स्पोर्ट शूज़, मॉल, नया मल्टीप्लेक्स, यही अगर मायने रखता है, अगर उनको ये मालूम है कि किस फास्ट फूड से ऑर्डर करने पर कितने देर में क्या आ जाता है, अगर उनका ज्ञान वहीं तक सीमित है, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप ऐसी अगली पीढ़ी को, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आसपास हो, ऐसे लोगों को याशी से इस बातचीत को ज़रूर सुनवाइए। उनसे ये पता लगेगा कि ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में जूते, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, फिटनेस बैंड, इन सब से परे भी बहुत चीज़ें अहमियत रखती हैं और बड़ी अहमियत रखती हैं। मैंने किसी एवरेस्ट जीतने वाले से अभी तक बात नहीं की थी, मुलाकात नहीं की थी। आज याशी की वजह से मुझको ये मौका नसीब हुआ है। हम फिर किसी मेहमान के साथ आपके सामने रहेंगे। आज की इस दिलचस्प बातचीत के लिए मुझको बड़ी खुशी है। वो एक अगले कार्यक्रम में उनका सम्मान होना है। वहाँ जाते जाते उन्होंने समय निकाल कर हमारे लिए 1 घंटा तय किया था और हम 1 घंटे के भीतर इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे। आपको अगर हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको इसकी खबर मिलती रहेगी। और हाँ, अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है तो ज़रूर कीजिए। हम बड़े गौर से देखते हैं कि लोग हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या लिखते हैं। जैसे कल ही किसी ने मुझे मेरे एक वीडियो के बारे में लिखा है कि नहीं, आपने कपड़ों के बारे में जो कुछ कहा है वो सब ठीक है, लेकिन आपको टी शर्ट की जगह शर्ट पहनना चाहिए। ऐसा मेरे एक चाहने वाले ने लिखा है, उनका शुक्रिया। तो अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, उसका बेल्ट भी लगाइए। अगर आप चौपहिया पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है। आपने आज की जो बातचीत सुनी है, देखिए कि ये एवरेस्ट के नीचे तक पहुंचकर वापस आ जाना इन्होंने बेहतर समझा कि ज़िंदगी है तो फिर कोशिश कर लेंगे, और अगले बरस इन्होंने कोशिश कर ली। तो ज़िंदगी है तो सब कुछ हो सकता है। आप जब भी सड़क पर निकलते हैं इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि घर पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जिनके घर पर कोई नहीं है उनका भी दुनिया में कोई ना कोई इंतज़ार करते हैं। फिर मिलेंगे।